नमस्कार दोस्तों। रणभूमि के एकदम मध्य का दृश्य है। चारों ओर भयंकर कोलाहल है। मृत्यु का एक अत्यंत विभत्स उत्सव। बिल्कुल, मृत्यु का उत्सव। वायु में केवल रक्त की गंध है और तलवारों की भयानक खनक व्याप्त है। हाथियों की गगनभेदी चिंगाड़ से दिशाएं कांप रही हैं। रथों के पहियों से उड़ती हुई धूल ने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक लिया है। एक ऐसा दृश्य जो किसी के भी प्राण सुखा दे। सत्य है, परंतु इस महासंग्राम का प्रामाणिक विवरण लिखने वाला राजकवि इस भीषण नरसंहार को देखने के स्थान पर अपना ध्यान एक अत्यंत भिन्न दृश्य पर केंद्रित कर रहा है। वो लिख रहा है कि कैसे घने वनों में शीतल पवन बह रही है, कैसे पवित्र नदियों का जल शांत भाव से प्रवाहित हो रहा है। जी, कैसे पर्वत शिखर आकाश का चुंबन ले रहे हैं। एक और जीवन का भयानक विनाश हो रहा है और दूसरी ओर वो कवि प्रकृति के असीम सौंदर्य का गान कर रहा है। ये कोई मिथक नहीं है। नहीं, ये 8वीं शताब्दी के एक वास्तविक महाकाव्य की कथा है और उस ग्रंथ का नाम है गौड़वहो, जिसकी रचना महान कवि वाकपति ने की थी। ये ग्रंथ कन्नौज के अजेय शासक यशोवर्मन की विजय यात्रा का प्रमाण है। ये विरोधाभास ही इस संपूर्ण ऐतिहासिक गाथा की आत्मा है। तो प्रश्न ये उठता है कि एक युद्ध की कथा में शांत प्रकृति का चित्रण क्यों? आज का हमारा उद्देश्य यशोवर्मन नामक उस महत्वाकांक्षी रणनीतिकार के मस्तिष्क को समझना है, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को एक अखंड सूत्र में बांधने का स्वप्न देखा था। जिसने पूर्व के सबसे शक्तिशाली गौड़ राज्य को धूल चटा दी। ये केवल भूमि के एक टुकड़े के लिए लड़े गए युद्ध की कथा नहीं है। ये नेतृत्व, अदम्य साहस और इतिहास रचने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोचने पर विवश करती है कि महानता वास्तव में किस तत्व से निर्मित होती है। तो आइए सबसे पहले इस कथा की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। 8वीं शताब्दी का कन्नौज ये भारतीय इतिहास का एक अत्यंत जटिल और संधिकाल माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के पतन के पश्चात की स्थिति। जी बिल्कुल। हर्षवर्धन के उपरांत उत्तर भारत में एक विशाल राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी। वो विशाल साम्राज्य अब छोटे छोटे और आपस में संघर्षरत राज्यों में खंडित हो चुका था। एक प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत अत्यंत असुरक्षित हो गया था। सत्य है। यह वो समय था जब पश्चिम और उत्तर पश्चिम से विदेशी शक्तियों की गिद्ध दृष्टि भारत की समृद्ध भूमि पर पड़ने लगी थी। और ऐसी विकट परिस्थिति में कन्नौज के सिंहासन पर राजा यशोवर्मन विराजमान हुए। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। प्राय जब भी हम किसी ऐसे शासक के विषय में पढ़ते हैं जो सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, तो उसे महान दूरदर्शी कह दिया जाता है। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि क्या यशोवर्मन वास्तव में उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का कोई महान स्वप्न देख रहे थे, या फिर ये केवल अपने व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि और भूमि विस्तार की लालसा थी? जी, हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा के पीछे राष्ट्र की सुरक्षा का कोई वृहद उद्देश्य छिपा था? ये एक अत्यंत तार्किक संदेह है। किसी भी शासक की विजय यात्रा को केवल महानता के आवरण से ढक देना तथ्यों के साथ अन्याय होगा। परंतु यदि हम उस काल की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों का गहराई से मूल्यांकन करें, तो स्थिति भिन्न प्रतीत होती है। किस प्रकार भिन्न? यशोवर्मन एक अत्यंत चतुर कूटनीतिज्ञ थे। वो शतरंज के किसी निपुण खिलाड़ी की भांति संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक बिसात के रूप में देख रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि इन छोटे और आपस में लड़ते हुए राज्यों की सीमाएं अत्यंत दुर्बल हैं। अर्थात यदि कोई बाह्य शक्ति आक्रमण करती है, तो ये बिखरे हुए राज्य एक एक करके सरलता से परास्त हो जाएंगे। एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना उनके लिए केवल राज्य विस्तार नहीं था, वो उस काल की सबसे बड़ी सामरिक आवश्यकता थी। वे एक सुरक्षा कवच निर्मित करना चाहते थे। बिल्कुल, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे भेदना किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के लिए असंभव हो। अद्भुत। यह दृष्टिकोण वास्तव में इस कथा को एक नया आयाम प्रदान करता है। उनका यह विजय अभियान एक प्रकार से उस टूटे हुए बांध की मरम्मत के समान था, जिसके बिना संपूर्ण भूभाग डूब सकता था। और इसी एकीकरण के महायज्ञ के लिए यशोवर्मन ने अपनी विशाल सेना को संगठित किया। उस सेना का दृश्य कितना भव्य और भयानक रहा होगा। चतुरंगिणी सेना जिसमें अश्वारोही, गज सेना, रथ और पैदल सैनिक सम्मिलित थे। सहस्रों सैनिकों के पदचापों से उत्पन्न ध्वनि, वायु के वेग से दौड़ने वाले तीव्र अश्व, जी, पर्वतों के समान विशाल और मदमस्त गजराज,
और ऐसे निपुण धनुर्धर जो किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखते थे। जब ये विशाल सैन्य बल कन्नौज से अपने प्रचंड विजय अभियान पर निकला होगा तो ऐसा प्रतीत होता होगा मानो कोई प्रलयकारी आंधी सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने के लिए आतुर हो। सत्य है, अनेक छोटे राज्यों ने तो बिना रक्त बहाए ही इस असीमित बल के समक्ष अपना मस्तक झुका दिया होगा। पूर्णतः सत्य। उनकी सेना की गति इतनी उत्कृष्ट थी कि अधिकांश राज्य अधीनता स्वीकार करते चले गए। परंतु यहाँ इस निरंतर होती विजय और रक्तपात के मध्य कवि वाकपति की लेखनी एक अत्यंत कोमल और अप्रत्याशित पथ ग्रहण करती है। वही विरोधाभास जिसका उल्लेख हमने आरंभ में किया था। जी, वाकपति युद्ध के इस भयंकर वातावरण के बीच भारत की प्राकृतिक सुंदरता का अत्यंत मनोहर चित्रण करने लगते हैं। जब सेना आगे बढ़ती है तो वाकपति तलवारों की चमक का वर्णन करने के स्थान पर वनों की सघनता और नदियों के वेग का वर्णन करते हैं। बिल्कुल, पर्वतों की विशालता और ग्रामों की समृद्धि का वर्णन करते हैं। ये मुझे निरंतर आश्चर्यचकित करता है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई चित्रकार एक भयंकर और विध्वंसकारी रणभूमि के ठीक मध्य में खड़ा हो, चारों ओर हाहाकार मचा हो, रक्तपात हो रहा हो, मृत्यु का तांडव चल रहा हो, और वो चित्रकार अत्यंत शांति के साथ अपने कैनवास पर एक खिले हुए कमल का परिदृश्य उकेर रहा हो। एक युद्ध काव्य में प्रकृति का ये कोमल वर्णन क्या दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर वाकपति की महानता में निहित है। वे केवल यशोवर्मन के अस्त्रों की शक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, वे वास्तव में उस मातृभूमि की वंदना कर रहे थे जिसके लिए ये महासंग्राम लड़ा जा रहा था। मातृभूमि की वंदना? जी, वे ये दर्शाना चाहते थे कि यशोवर्मन जिस भूमि को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं वो भूमि कितनी सुंदर, कितनी समृद्ध और कितनी पवित्र है। अर्थात वे भूमि को केवल एक संपत्ति के रूप में नहीं देख रहे थे। नहीं, वे उसे एक जीवित, स्पंदित और पवित्र इकाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। प्राचीन भारतीय चिंतन में राजा को भूपति या भूमिपालक कहा गया है। जब सैनिक उन घने जंगलों को पार करते थे तो वे केवल भौतिक टुकड़ा नहीं जीत रहे होते थे, वे भारत की इस प्राकृतिक आत्मा को अपने साम्राज्य का भाग बना रहे होते थे। सत्य है। वाकपति का प्रकृति वर्णन इस बात का साक्ष्य है कि ये युद्ध केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि इस अपार सौंदर्य और संपदा के संरक्षण के लिए लड़ा जा रहा था। यह स्मरण कराता है कि इस संघर्ष का अंतिम उद्देश्य शांति की स्थापना ही है। यह एक अत्यंत सुंदर और दार्शनिक विचार है। यह युद्ध की कठोरता को पवित्रता प्रदान करता है। परंतु इस विजय यात्रा में एक ऐसा क्षण भी आता है जो इस पूरी गाथा का केंद्र बिंदु बन जाता है। एक भयंकर चुनौती। जी, एक ऐसी चुनौती जिसने कन्नौज की इस अजय सेना के रथ के पहियों को कुछ पल के लिए रोक दिया। और वो चुनौती थी पूर्व भारत में स्थित एक अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध राज्य गौड़। गौड़ राज्य। ऐसा क्या था गौड़ में जिसने इसे यशोवर्मन का सबसे बड़ा और निर्णायक प्रतिद्वंदी बना दिया? देखिए, गौड़ राज्य जो वर्तमान बंगाल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित था, उस काल में पूर्व की एक अजय और संपन्न शक्ति माना जाता था। उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत केवल सेना नहीं थी, अपार आर्थिक समृद्धि भी थी। बिल्कुल, तटीय व्यापार के कारण उनके पास अथाह धन संपदा थी। इसके अतिरिक्त गौड़ के शासक अपनी स्वतंत्रता के प्रति अत्यंत उग्र और अभिमानी थे। वे किसी के अधीन रहने को अपना अपमान मानते थे। किसी भी महाकाव्य का वो चरम बिंदु जहां दो सर्वोत्कृष्ट शक्तियां आमने सामने होती हैं, उस क्षण का तनाव इतना अधिक रहा होगा कि मानो प्रकृति ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। एक ओर यशोवर्मन की अजय सेना और दूसरी ओर गौड़ राज्य की वो दृढ़ प्रतिज्ञ सेना जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की अंतिम आहुति देने को तत्पर थी। उस युद्ध का स्वरूप कैसा था? ये सामरिक कौशल और मानसिक दृढ़ता की अंतिम परीक्षा थी। शूरवीरों ने मृत्यु का भय त्याग दिया था। जब शंखनाद हुआ तो हाथियों की दो विशाल पंक्तियां एक दूसरे से टकराईं। ईश्वर! उनके टकराने की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि मानो दो पर्वत आपस में टकरा गए हों। घोड़ों की टापों से उड़ी धूल ने एक कृत्रिम अंधकार उत्पन्न कर दिया। दिन के उजाले में रात्रि का भ्रम होने लगा। हर ओर केवल तलवारों के टकराने की तीक्ष्ण ध्वनि, ढालों पर पड़ते भारी प्रहार और वीरों का सिंहनाद। घंटों तक ये भीषण संग्राम चलता रहा। कई क्षण ऐसे आए जहां ऐसा प्रतीत हुआ कि गौड़ की सेना भारी पड़ रही है। उनका प्रतिरोध इतना भयंकर था कि कन्नौज की सेना को भी पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि यशोवर्मन के लिए ये केवल बाहुबल का प्रदर्शन नहीं था।
उन्हें अपनी रणनीति को पल पल बदलना पड़ा होगा। जी, दोनों पक्ष रक्त से लथपथ थे, परंतु कोई भी अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन अंततः राजा यशोवर्मन के अदम्य साहस और उत्कृष्ट सैन्य रणनीति की विजय हुई। उन्होंने उस निर्णायक क्षण में अपने सुरक्षित सैन्य दल का ऐसा प्रयोग किया होगा जिसने शत्रु सेना के मनोबल को तोड़ दिया। यशोवर्मन ने गौड़ राज्य को पूर्णतः परास्त कर दिया। पूर्व का वो शक्तिशाली शासक अंततः धराशायी हो गया, और यहीं से इस महाकाव्य का वो शीर्षक सार्थक होता है, गौड़ वहो, जिसका प्राकृत भाषा में अर्थ है गौड़ का वध या गौड़ राज्य का विनाश करने वाला। बिल्कुल। अब यहाँ हमें एक अत्यंत विश्लेषणात्मक प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। राजा यशोवर्मन ने अपने जीवन काल में अनगिनत युद्ध लड़े, कई शक्तिशाली राज्यों को अधीन किया, परंतु कवि वाकपति ने अपने इस विशाल महाकाव्य का शीर्षक किसी अन्य युद्ध के नाम पर क्यों नहीं रखा? उन्होंने संपूर्ण जीवन यात्रा का नामकरण केवल इस एक गौड़ विजय के नाम पर ही क्यों किया? ये वास्तव में एक अत्यंत गहरा प्रश्न है। एक राजा जो आजीवन युद्ध करता रहा, उसकी संपूर्ण यशोगाथा को केवल एक युद्ध पर लाकर क्यों केंद्रित कर दिया गया? क्या गौड़ की विजय इतनी बड़ी थी? इसका उत्तर इस विजय की व्यापकता में छिपा है। गौड़ पर विजय प्राप्त करना कोई सामान्य सैन्य उपलब्धि नहीं थी। ये उनके संपूर्ण राजनीतिक जीवन का शिखर था। पूर्व की सबसे बड़ी शक्ति का पतन। जी, इस एक विजय ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्रमाणित कर दिया कि अब यशोवर्मन की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई शेष नहीं है। इस युद्ध ने उन्हें एक शक्तिशाली राजा से चक्रवर्ती सम्राट के स्तर पर स्थापित कर दिया। एक अखंड साम्राज्य का स्वप्न पूर्ण हुआ। इसीलिए वाकपति ने इस अंतिम और सबसे कठिन विजय को ही महानता का प्रतीक माना। अर्थात गौड़ युद्ध एक प्रकार से उनकी अजेयता का अंतिम प्रमाण था, जैसे शतरंज के खेल में शाह और मात का वो अंतिम कदम जो पूरे खेल का निर्णय कर देता है। और वाकपति ने अपनी उत्कृष्ट लेखनी से उस अंतिम कदम को सदैव के लिए अमर कर दिया। गौरववाहो भारतीय साहित्य का एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो इतिहास को देखने का सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये स्मरण कराता है कि इतिहास केवल जर्जर पांडुलिपियों या शिलालेखों में सीमित नहीं रहता। इतिहास जीवित रहता है महान लोगों के साहस में और उन कथाओं में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। वाकपति के अलंकारों और भावनाओं के समन्वय ने इस गाथा को कालजयी बना दिया है। सत्य है। और जब हम इस कथा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं तो एक बहुत ही दार्शनिक प्रश्न हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। कैसा प्रश्न? इतिहास में हम प्रायः राजाओं की महानता, उनकी तलवारों की धार, जीते गए भूभागों और सेनाओं की संख्या से मापते हैं। हम मानते हैं कि शक्ति का उद्गम राज सिंहासन से होता है। परंतु एक क्षण के लिए विचार करें, यदि कवि वाकपति इस महाकाव्य की रचना ही न करते तो क्या सम्राट यशोवर्मन की कीर्ति आज भी उसी रूप में विद्यमान होती? हे ईश्वर, ये एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या आज शताब्दियों पश्चात हम उसी सम्मान के साथ उनके शौर्य की चर्चा कर रहे होते? ये सीधा शक्ति के मूल स्वरूप पर प्रहार करता है। क्या एक महान शासक की अमरता वास्तव में उसकी तलवार की धार पर निर्भर करती है या उस कवि की लेखनी की स्याही पर जो उसकी गाथा लिखता है? जी। यदि हम तार्किक रूप से देखें तो तलवारें तो समय के साथ जंग खाकर मिट्टी में मिल जाती हैं। विशाल साम्राज्य समय की रेत में दफन हो जाते हैं। बड़े बड़े दुर्ग खंडरों में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु शब्द कभी नहीं मरते। बिल्कुल, वे समय की सीमाओं को लांघकर जीवित रहते हैं। निसंदेह वाकपति के शब्दों ने यशोवर्मन को वह अमरता प्रदान की जो संभवतः उनका स्वर्ण जड़ित सिंहासन भी उन्हें नहीं दे सकता था। एक शासक रणभूमि में रक्त बहाता है और भूगोल बदलता है, परंतु उस इतिहास को अमरत्व प्रदान करने का कार्य एक कवि करता है। वह उस रक्त से एक ऐसी कथा लिखता है जो सहस्रों वर्षों तक हृदयों में स्पंदित होती रहती है। ये सोचने पर विवश करता है कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, इतिहास रचने वाले के पास या उस इतिहास को लिखने वाले के पास। ये एक अत्यंत विस्मयकारी सत्य है। रणभूमि में गूंजते नगाड़ों की ध्वनि और तलवारों की टकराहट से आरंभ हुई ये आक्रामक कथा अंततः एक कवि की लेखनी की गहन शांति पर आकर विश्राम लेती है। एक राजा ने बाहुबल से उत्तर भारत का भूगोल बदल दिया, परंतु एक कवि ने अपने शब्दों से उस राजा को समय के चक्र से ही मुक्त कर दिया।
आज की ये चर्चा हमें केवल यशोवर्मन की रणनीति के विषय में ही नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि स्मृति और विस्मृति के बीच का अंतर अक्सर एक सुगठित कथा ही होती है। सत्य है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विषय में पढ़ें तो एक पल रुककर ये अवश्य सोचिएगा, क्या आप उस महानता को उस व्यक्ति के कारण जान रहे हैं या उस अनजान लेखक के कारण जिसने सदियों पहले उस गाथा को शब्दों में पिरोने का निर्णय लिया था? क्या आप उस राजा की तलवार की चमक देख रहे हैं या उस कवि की स्याही का प्रभाव? इस विचार पर मनन अवश्य कीजिएगा। हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं संपन्न होती है। यदि इस ऐतिहासिक और हृदयस्पर्शी विजय गाथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस प्रस्तुति को अवश्य लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने विचार टिप्पणी में लिखें और निरंतर ऐसी कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।